ये देख लीजिए, ये जय श्री राम वाले लोग ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर। राम मंदिर के नाम पे, मगर जब वहीं जहां राम मंदिर बनाया वहीं पर बीजेपी हार गई। आप ये देख सकते हैं फिर। हाँ। इन्हें मत कहो राम विरोधी, नहीं तो मैं तुम्हारा विरोधी हो जाऊंगा। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये रीजन है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गगन यादव जी, अखिलेश यादव जी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पीएम। नो डाउट तो हम एक ऐसी नारायणी सेना तैयार करने निकले हैं जो नारायणी सेना आप लोगों के लिए ही युद्ध करे। मुलायम सिंह यादव, ये राम मंदिर तो चले गया, ऐसा ना और राम जी भी चले जाए, फिर तो हमारी किरकिरी हो जाए। निर्दलीय भी लड़ सकते, तो भाजपा जब रोएगी तो हम उसके आंसू पोंछने जरूर। प्रधानमंत्री से नीचे फिर मैं भी समझौता नहीं करूंगा। कौन सी ऐसी राजनीतिक पुस्तकें पढ़ें या जिससे उन लोगों की जो थिंकिंग है वो ब्रॉड लेवल पे जाए और पॉलिटिक्स में काफ़ी तेज बने, क्योंकि हमारे देश का यूथ ही कल का नेता बनता है, कल का प्रधानमंत्री बनता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज हूं मैं एक ऐसी जानी मानी हस्ती के साथ। हम बता दें आपको, इस चेहरे को तो आप लोग सोशल मीडिया पर पहचानते ही होंगे। हम बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नेता कहें या आईआरओ के चीफ कहें, गगन यादव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम कुछ राजनीतिक चीज़ें जानेंगे, उसी के साथ साथ उनकी पर्सनल चीज़ें भी जानेंगे जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट वगैरह में, और लोगों तक नहीं पता चल पाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है और राजनीतिक ज़िंदगी क्या आपकी चल रही है। कहीं आप मंगेश यादव के यहाँ दिखाई देते हैं, तो कहीं फर्रुखाबाद में, तो कहीं आज जैसे लखनऊ में हैं, थोड़ी टाइम पहले सीतापुर में थे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपने जिस वे में आए हैं, जैसे युवाओं के लिए एक संबोधित करते हैं, युवाओं को जगह जगह जाके युवा सम्मेलन करते हैं, तो ये आपके अंदर कहाँ से आया कि युवाओं को प्रेरित करें, जागृत करें? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामना देता हूं कि आप जिस सफ़र में निकले हुए हैं इसे निष्ठा के साथ करते रहें और ईश्वर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। अब आई बात कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से हमारे अंदर आया यूथ के लिए आवाज़ उठाने का। हमारी शुरुआत समाज की कुछ लड़ाइयों से शुरू होती है, जहां हमने देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम नहीं हैं। कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते थे, स्कूल में, कॉलेज लाइफ में गए तो भी होते थे, और हम एनी हाउ एक्टिव रहते थे किसी भी उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए जिसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये इनबिल्ट फीचर है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि ईश्वर ने शायद मुझे चुना है, जिसकी वजह से ये भाव मेरे अंदर कुदरती है, ये बनावटी नहीं है। जो भी आज मैं कर रहा हूँ ये किसी को दिखाने के या लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर ईश्वर का दिया हुआ एक ब्लेसिंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो चिप मेरे अंदर लगा के भेजी है, और आज उसी काम को मैं निरंतर आप लोगों का प्यार बटोरने के लिए करता जा रहा हूँ और युवाओं का भरपूर प्यार मिल रहा है। और रही बात युवाओं की, तो उनकी आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 50% of the total population is below the age of 25 and 60% of the total population is below the age of 30। भारत में आप देखिए 30 साल से कम वाले 65% लोग हैं। तो ये युवाओं का देश है और इस आंकड़े को समझते हुए हमने महसूस किया और चुना कि हमें अगर इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाना है तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यंग ब्लड को, युवाओं को। अगर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गगन यादव शायद इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आगे चल के हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ थाम लें और टिकट के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी?
टिकट की बात अगर है तो टिकट के लिए वो आदमी हाथ फैलाता है या नेताओं के दरवाजे पे चक्कर काटता है जिसका खुद का जनाधार नहीं होता। ईश्वर के आशीर्वाद से आई एम ब्लेस्ड कि जिस जिले में, जिस प्रदेश में हम कदम रख दें, मेरे मालिक की कृपा है कि वहीं पर युवाओं का भरपूर प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलता है। और इसी आधार पर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक मामूली से टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी के दरवाजे पर सर टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नौबत आएगी चुनाव लड़ने की तो हम इतना सक्षम तो हैं कि हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अच्छा, अगर एक बात हम और आपसे बोलें कि जैसे आप जहाँ भी पहुँचते हैं मोस्टली यादव समाज के लोग होते हैं, और आपने शुरुआत भी अगर की थी तो अहिर रेजिमेंट से की थी, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद गगन यादव जातिवादी हैं जो कि अहिर रेजिमेंट को सपोर्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ हमेशा ऐसे ही स्थल पे पहुँचते हैं जहाँ पे यादव समाज के लोगों के साथ कुछ घटना होती है। क्या गगन यादव दलित, पिछड़ा और समाज के जो लोग हैं और अल्पसंख्यकों के लिए नहीं खड़ा होता है? हम अपने तमाम भाषणों में ये ज़रूर कहते हैं कि हम जोड़ने अपने समाज को निकले हैं, लेकिन हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों को जोड़ने के बाद उनको बताना चाहते हैं कि आप लोगों को संगठित होने के बाद हर कमज़ोर आदमी का सहारा बनना है, रोते हुए के आंसू पोंछने, कमज़ोर को ताकत देने, बेजुबान को आवाज़ देनी है, और बुरे वक्त में जिसके साथ कोई नहीं खड़ा उसके साथ आपको खड़ा होना है। तो हम एक ऐसी नारायणी सेना तैयार करने निकले हैं जो नारायणी सेना आप लोगों के लिए ही युद्ध करेगी, आप लोगों के लिए ही लड़ेगी। हर गरीब के लिए लड़ेगी, हर पिछड़े के लिए लड़ेगी, हर दलित के लिए लड़ेगी, हर अल्पसंख्यक के लिए लड़ेगी, हर कमज़ोर व्यक्ति के लिए लड़ने का काम करेगी हमारी ये बनाई हुई नारायणी सेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समाज का अगर ऐसा नेता हो जो अपने समाज को संगठित करने के बाद अन्य समाज को जोड़ने की बात करे तो मुझे स्वीकार है ऐसी जातिवाद, और मैं ऐसा जातिवादी व्यक्ति कहलाना चाहूँगा जो अपने लोगों को जोड़ के आप लोगों की लड़ाई में लगाना चाहता है। और एक अहम मुद्दा जो है खासकर यादवों का, अहिर रेजिमेंट, तो वो ऐसा लगता है कि जो गगन यादव ने स्लो कर दिया। पहले गगन यादव रोड पर भागा करता था रेजिमेंट का झंडा लेकर और युवाओं के साथ यादव समाज के, और आज ये रेजिमेंट की रैली वगैरह नहीं दिखाई देती है, आज दिखाई देता है युवा सम्मेलन और वगैरह वगैरह। हाँ जी, क्योंकि जब हम रेजिमेंट की बात करते थे तो उस वक्त तमाम नेताओं के साथ मिलना जुलना होता था। कई विधायक, मंत्री, सांसदों के दरवाजे पर हम जाया करते थे, उन्हें ज्ञापन दिया करते थे, खून से लिखे भी पत्र दिया करते थे। बहुत, मैंने तो खून से नहीं लिखे और ना ही मैं युवाओं को कहता था कि ये स्टूपिडिटी आप करें, क्योंकि आपका खून हमारे लिए बहुत कीमती है। आप पसीना बहाएं, मेहनत कीजिए, खून ना बहाएं, क्योंकि खून की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे मांग लिया जाएगा। उस खून को आप कागज़ के पन्नों पर सोशल मीडिया स्टंट करने के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक कल्चर बन गया था। लोगों ने खून से पत्र लिखकर एक हाइप क्रिएट करनी शुरू कर दी थी कि हम इतना ज़्यादा समर्पित हैं, जिसका इम्पैक्ट ये आया कि 10 साल का बच्चा भी सिरिंज लेकर खून निकाल रहा है और खून से पत्र लिख रहा है। अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो किसकी जवाबदेही होगी? तो हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, रही बात रेजिमेंट की लड़ाई की, तो उस वक्त जब हम चला करते थे तो हमने देखा कि हमारे जाने के बाद वो नेता के कानों पे जूं भी नहीं चलती थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अपनी लड़ाई बदल दी। हमने अब कहना शुरू कर दिया कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, और आप देखिएगा इसका असर ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनाने की जब से हमने बात करी है तब से हमारी बातों को सीरियस लेना शुरू कर दिया है अपोजिशन ने भी, मतलब जो पावर में है आज, हमारे लिए तो अपोजिशन ही है वो, ठीक है, तो उन लोगों ने भी उस बात को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। तो हमें ये विश्वास है कि जिस दिन हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो रातों रात कलम की ताकत से ही रेजिमेंट भी बनवा देगा। ये तो इतने सालों से लड़ाई चलती आ रही है, कोई आदमी दिमाग नहीं लगा रहा, मतलब भेड़ चाल चल रही है। जो आदमी जिस दिशा में चल रहा है सब उसी के पीछे चल रहे हैं। यार कई साल बीत गए सभाएं करते करते समाज को, कई साल बीत गए इस मुद्दे को
जगाने में, लोगों को जागरूक करने में, लेकिन स्टिल हम कहाँ पर खड़े हैं ये सच्चाई हम लोग जानते हैं। अभी तक हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसका एकमात्र यही इलाज है कि आप अपना प्रधानमंत्री तैयार कीजिए और उसके बाद देखिए आपकी रेजिमेंट बनी बनाई रखी हुई है। तो लड़ाई बड़ी करो ना। अगर आपको लगता है कि आप बड़े योद्धा हैं तो लड़ाई भी बड़ी लड़ने का काम करें। छोटी लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपने बात की प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री अपना बनाए, तो अपना बनाए से मतलब क्या है? वैसे भी आप समाजवादी पार्टी के करीबी बताए जाते हैं और नेता भी बोले जाते हैं। बहुत सी जगह पे आपके जो पोस्टर लगे मैंने देखा, उसमें अखिलेश यादव जी के साथ आपकी तस्वीरें लगी हैं। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री कहीं अखिलेश यादव जी की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? ही इज़ डिजर्विंग और वो हर मायने में सभी पैरामीटर्स को मीट करते हैं एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर नेतृत्व इस देश में फिलहाल आज की तारीख में नौजवानों को और युवाओं को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो विजनरी पॉलिटिशियन है। उन्हें पता है कि युवाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनको देना है। तो उसी चीज़ को देखते हुए निसंदेह वो काबिल है और प्रधानमंत्री की रेस में मैंने तो उन्हें रख चुका है। अब बाकी लोगों को जगाने की बात है तो जगाते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू गगन यादव जी, अखिलेश यादव जी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पीएम। नो डाउट ही इज अच्छा, एक सवाल और है कि अगर एक सेकंड का गगन यादव जी को वक्त देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री के लिए कौन बेहतर? देखिए, मैं कंपेयर तो कभी भी नहीं करता हूँ किसी को। मैं बेहतर बस दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आ जाऊंगा कि जो मैच्योरिटी की बात करूं, डिसीजन लेने की बात करूं, तो 19-20 फर्क अगर आएगा तो अखिलेश जी 20 हैं, राहुल जी 19 हैं। अच्छा। और ये चीज़ कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है। ऑल्दो दे बोथ आर गुड, दोनों अच्छा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और मुझे खुशी है कि युवाओं की अब वो बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं गगन यादव जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री ली, सीट निकाल दी लोकसभा की, उस कारण तो ऐसा नहीं बोल रहे आप? देखो, ऐसा नहीं है। 24 के रिजल्ट के बाद अखिलेश जी से लोग जुड़े भी होंगे बहुत, जो नेगेटिव हो चुके थे। हाँ। हम वो हैं जो उस वक्त भी जड़ों पर काम कर रहे थे, जिस वक्त लोगों को भरोसा नहीं था कि अखिलेश जी 37 सीट भी लेकर आ जाएंगे। जब लोग हमसे ये कहते थे कि अब भी 5 ही आएगी, हम उस वक्त भी एक बड़ा विजन लेकर अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए चले थे। और जब समय अच्छा होता है ना, तो दुनिया जुड़ जाती है आदमी के साथ। और हम उनमें से हैं जो कमज़ोर आदमी को देखकर उसे ताकत में लाना चाहते हैं, ना कि ताकतवर के साथ जुड़कर अपना भी अस्तित्व खोना चाहते हैं। चाहते तो हम भी भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन हमें अपना अस्तित्व नहीं खोना है। अच्छा, कुछ लोग कहते भी हैं कि ऐसा तो नहीं गगन यादव इसलिए कर रहे हो, शायद बीजेपी मौका दे दे कि समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, आपकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी बीच में, जब टिकट दिए जा रहे थे लोकसभा सीट में 2024 में, तो गाजीपुर से खबर निकल के आई थी कि यहाँ से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो गगन यादव जी बनाए जा सकते हैं, और कुछ पोस्टर वगैरह भी वायरल हो रहे थे। हमें तो कुछ भी नहीं पता था कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। आप गाजीपुर कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 लोकसभा में पोस्टर भी लग गए थे। हाँ, ऐसा खबर तो आई थी कि 2-3 जगह से नाम आ रहा था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि युवा कहीं ना कहीं टकटक ही लगाए बैठा था कि हम कुछ ना कुछ करते हैं जिससे कि हलचल पैदा हो और हमारे भाई को कंसिडर किया जाए। हमें सच में नहीं पता था, और हम उस वक्त भी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे कि ये सब फेक न्यूज़ हैं, प्लीज़ आप इनको एंटरटेन ना करें। लेकिन फेक न्यूज़ ही, आपको पता है, फेक प्रोपेगेंडा बहुत जल्दी। मैंने आपका ट्वीट देखा था, आपने क्रॉस लगा के पोस्ट किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी, और कुछ पेजेस हैं टीम गगन करके, उनके द्वारा लगातार पोस्ट किया जा रहा था। अच्छा, एक सवाल और रहेगा,
अभी उत्तर प्रदेश की हाल में जो राजनीति में चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, उस पे आपका क्या कहना है? गगन यादव जी का बटेंगे तो कटेंगे पे क्या कहना है? आप ये देख सकते हैं फिर। यही मैंने देखा, इसीलिए मुझे ये प्रश्न आ गया। और समाजवादी लड़ाई ये है। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये समाजवादी लड़ाई है। हाँ और ये ना बटेंगे, और अगर नहीं बटेंगे हाँ। तो कतई भी नहीं कटेंगे, और अगर बटेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा अपने स्लोगन पर खरी उतरेगी। ये बांटना भी जानती है, ये काटना भी जानती है। तो इन लोगों से अगर आपको बचना है तो आपको बटना नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, बांटने की और काटने की जो बातें कर रही है, और एक जो अपोजिशन में और जो पार्टियां राजनीति करती हैं, उनके कंपैरिजन में क्या लगता है कि खतरे की राजनीति कौन करता है? देखिए, भाजपा बहुत स्मार्ट पार्टी है, उनका आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, उनके पास फंड मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए खिलाड़ी चाहिए। और भाजपा बिल्कुल भी इसमें दोहराए नहीं है कि भाजपा बहुत अच्छी खिलाड़ी है। वो किसी भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस खेल में जीतना चाहती है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि जीत को हासिल करते करते कितने लोगों को उसने काटा या बाटा। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, जैसे अभी मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था, जो कि जौनपुर में ही हुआ था, और एक केस हुआ था फर्रुखाबाद का, जहां पर 23 यादवों के घर गिराए गए थे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यादव समाज को मौजूदा सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? हर बीमारी का इलाज होता है। मार्केट में दवा बीमारी से पहले आ जाती है, और ये जो आप बीमारी देख रहे हैं आज की तारीख में कि यादवों को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है, यादवों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, यादवों को सताया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आज की तारीख में मार्केट में दवा है, जिस दवा का नाम है IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के साथ आप जुड़ें, जिस संगठन को हम और हमारे युवा साथी मिलकर चला रहे हैं, और ये दवा निसंदेह हर उस बीमारी को ख़त्म करने का काम करेगी जो बीमारी आज की तारीख में आपको सताने का काम कर रही है। तो जब दवा आ चुकी है तो हम बीमारी की क्यों बात करें, दवा लेते हैं और लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी 2027 में गगन यादव जी को मौका दे, तो गगन यादव जी तैयार है? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। रीज़न है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में बैठने के बाद तमाम उन लोगों की हम आवाज़ बनने का काम करेंगे जो कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि हम जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी लोकसभा में, जिस भी प्रदेश में, तो हमारी बात दिल्ली में उठाई जाए। यहाँ पर हम एक बाउंड्री के अंदर कैद हो जाएंगे, और हम सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज 7-8 राज्यों में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। आगे ये काफिला ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बढ़ेगा और बहुत आगे तक जाएगा। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को जोड़ने का काम करेगा। तो विधानसभा चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, यही चीज़ अभी कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे अपनी टीम से कि आगे अगर मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का किसी भी प्रदेश से, तो उस वक्त हम विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए तो जाहिर सी बात है, आपको विधानसभा चुनाव ही लड़ना पड़ेगा अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो। मतलब गगन यादव की सोच गगन तक है, मुख्यमंत्री जी तक। मैं सपने ही लेके निकला हुआ हूँ घर से, सपने ही लेके, ठीक है, और सपने ऊपर वाले के आशीर्वाद से साकार हो रहे हैं। आप ये लिख के ले लीजिएगा, गगन यादव की। नहीं, जिस तरीके से आपकी युवाओं में पकड़ बन रही है और जो फेक पोस्टर भी वायरल हो जाते हैं, जो लोग चाहते हैं जैसा आप बता रहे हैं, और आपकी जो दीवानगी जो युवाओं में है, आज मैंने खुद स्वयं देखी है, जिससे पता चला है कि युवा बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं आपसे। तो उससे पता चलता है कि आप आगे तक उन चीज़ों को लेके जाना चाहेंगे। मगर हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि आपका मेन उद्देश्य क्या है। जैसे आपकी जो IRO है, जिसका इंडियन रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है? ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा। हमने अपने सोशल मीडिया पे ही लिखा हुआ है, मिशन देश की पंचायत में युवा नेतृत्व तैयार करके भेजना, विजन
नफरत मुक्त भारतीय राजनीति एवं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सम्मान। अच्छा, खैर गगन यादव जी के इंस्टाग्राम हैंडल पर और आई थिंक ट्विटर भी हर जगह सोशल मीडिया पर गगन यादव जी की जो मिशन है, जो एम है, वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई चलिए राजनीतिक बातें जो भी राजनीति से जुड़ी थी। अगर हम गगन यादव जी की पर्सनल जिंदगी से जुड़ना चाहें, पूछना चाहें कुछ सवाल तो बिल्कुल पूछ सकते हो। जब हमने खुद को ही सौंप दिया है आप लोगों को, हाँ। तो आज की तारीख में हम जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अभी गगन यादव जी सीतापुर में थे, महमूदाबाद वगैरह, जो भी इतने लोगों से कार्यक्रम वगैरह किया, और फिर अब कल का जो रूटीन है वो जौनपुर निकलना है, तो परिवार को समय दे पाते हैं गगन यादव? हाँ, दे लेते हैं। 10 दिन में 1 दिन का समय। 10 दिन में 1 दिन का समय। हाँ, और यही चीज़ शायद युवा देख रहा है, तो उसके अंदर हमारे प्रति मोहब्बत बढ़ रही है कि एक तरफ हम हैं जो 10 दिन घर में रहते हैं, 1 दिन बाहर निकलते हैं, और एक तरफ ये है जो 10 दिन बाहर रहता है और 1 दिन के लिए घर जाता है। फौजी की लाइफ भी हमसे आसान है इस मायने में तो। अच्छा, नहीं आपके क्योंकि उसे भी 90 दिन की छुट्टी पूरे साल में मिलेगी, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें छुट्टी कौन सी मिलेगी और कब मिलेगी, और रोज चलना है, एक बाउंड्री में नहीं रहना है, रोज 500 से 700 किलोमीटर चलना है, बैठे बैठे कमर का भी बैंड बन जाता है। तो एक और चीज़ पूछो कि गगन यादव का अगले 5 साल बाद क्या सपना है, तो हम कहना चाहेंगे कि यार आप लोगों के बीच में रहना है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करने के लिए गगन यादव को एक शानदार सा हेलीकॉप्टर चाहिए, जिससे कि वो जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच आए और कार्यक्रम करके वापस अपने घर चले जाए। तो यही कुछ सवाल थे, और जैसा कि और अगर पर्सनल थोड़ा जाए तो जाओ आप विवाह वगैरह का कुछ करेंगे 2025 में करेंगे। 2025? हाँ, तो जितने भी युवाओं को आप जोड़ रहे हैं बुलाएंगे सबको? बवाल हो जाएगा। अभी तो हम देखा, फिलहाल तो आप गाड़ी से उतर भी नहीं पाते ढंग से। बाकी कुछ सवाल और हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए। जैसे 2027 का अगर हम चुनाव देखें, तो गगन यादव को अगर जिम्मेदारी मिले प्रचार प्रसार की समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली, तो क्या गगन यादव तैयार हैं उसके लिए? हम अनऑफिशियली भी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो ऑफिशियली से ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, और असल मायने में वही व्यक्ति नेता बनता है जो नेता बनाना जानता है। हाँ। और नेता बनाने के लिए वो किसी के आदेश का इंतज़ार नहीं करता है, वो बस अपने काम में जुट जाता है। जो उसे करना है वो उसे करना है। फिर कोई अगर रोकेगा भी तो हमारा सपना क्लियर है, हम ये काम करेंगे। हमें अगर अपना नेता मजबूत करना है तो हम करेंगे, चाहे हमारा नेता ये कहते कि गगन तुम मेरा प्रचार मत करो, ठीक है, हम तब भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ पर कमी रह रही है और कैसे उन कमियों को पूरा किया जाएगा। वो एसी में बैठे लोग जो सर्वे करके देते हैं वो नहीं बता पाएंगे कि अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। हम तो फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, जैसे अभी आपने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी स्मार्ट है और उसका जो आईटी सेल वगैरह काम करता है। अगर मान लीजिए वो गगन यादव को अपने घेरे में लेने की कोशिश करें, क्योंकि गगन यादव की जो पकड़ है यूथ में, वो नहीं बोलते कि क्या जिस ओर जवानी चलती है जमाना चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इस गगन यादव को बीजेपी वाले अपनी साइड करके और उसी ओर जमाने को ले जाने का प्रयास करें? देखिए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, कुछ नहीं कहा जा सकता। भाजपा कितना एग्रेसिवली गगन यादव को पाना चाहती है, वो तो कितनी शिद्दत से वो मुझे मोहब्बत कर रहे हैं वो चीज़ बता पाएगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री से नीचे फिर मैं भी समझौता नहीं करूँगा। मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री अभी मतलब बीजेपी वाले जब हमें प्रपोजल देंगे तो हमें भी तो अपनी इच्छाएं उनके सामने रखनी है। मतलब बीजेपी वालों को गगन यादव महंगे पड़ जाएंगे? महंगे नहीं। हाँ। ये उम्र जो है हमारी, इस उम्र में संघर्ष ही होता है। इस उम्र में अगर मैं ये देखूं कि मेरे को किस पार्टी में जाकर कंफर्ट मिलेगा, तो शायद मैं अपने करियर को ख़त्म कर दूंगा। मैं जितना अच्छे से काम कर सकता हूँ उतनी एनर्जी शायद मैं ना डाल पाऊँ, क्योंकि मैं एक मजबूत और एग्जिस्टिंग पार्टी के
कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ और मुझे कंफर्ट जोन नहीं पसंद। मुझे संघर्ष करना है और संघर्ष मुझे करना है अपोजिशन में रहकर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कल को अगर कोई आज जो सत्ता से बहुत दूर है वो बड़े लीडर बन जाते हैं, देश के लीडर बन जाते हैं, तो आप किस तरफ जाएंगे? तो फिर दोबारा एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कमज़ोर के साथ चले जाएंगे, कमज़ोर को ताकतवर बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट, कमज़ोर को ताकत देना, बेजुबान को आवाज़ देना, रोते हुए के आंसू पोंछना। तो भाजपा जब रोएगी तो हम उसके आंसू पोंछने ज़रूर जाएंगे। अच्छा, भाजपा जब रोएगी तो समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है। आज भाजपा ज़रूर मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे, और ना सिर्फ भाजपा, एक समय था जब कांग्रेस ने बहुत राज किया है, आज कांग्रेस ताकत में नहीं है, तो ये चलता रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन उपचुनाव चल रहा है, तो उसमें करीब 10 सीटों पे बोला जा रहा था, मगर अभी हाल में ही खबर आती है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे नहीं होगा चुनाव। तो उस पे आपको कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि राजनीति चल रही, कुछ खबरें उड़ के आ रही हैं कि वहाँ पर बीजेपी एक बार अयोध्या या फैजाबाद कहें फिर से हार रही है, शायद इसीलिए वहाँ पर चुनाव नहीं करवा रही है। जो भी हाल में ही अयोध्या के जो सांसद बन गए उनके द्वारा भी कई चीज़ें कही गई हैं। अयोध्या जब भाजपा हारी थी तो आप देखिए इसका असर मेरठ तक पड़ा था। हमारे मेरठ की लोकसभा सीट अरुण गोविल जी जीत गए थे, जो कि राम जी के अवतार में आपने देखा होगा उन्हें। तो उनके जीतने का रीज़न ये था कि भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उन्हें जितवाना चाहती थी। ऑल्दो वो जीत नहीं रहे थे, सुनीता वर्मा जी जीत रही थी, लेकिन मेरठ में कुछ वोटों से उन्हें जितवा दिया जाता है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि राम मंदिर तो चले गया, ऐसा ना और राम जी भी चले जाएं, फिर तो हमारी किरकिरी हो जाएगी। तो किरकिरी से बचना चाहते थे, वही बचने का काम अब वो यहाँ पर उपचुनाव में भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बेहद महत्वपूर्ण एक और सवाल रहेगा अयोध्या से ही जुड़ा। जब पहली बार आपने खबर सुनी थी, मतलब सब लोग अचंभे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी की पूरी अपनी राजनीति यहाँ तक कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कर रही है, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर के नाम पे, मगर जब वहीं जहाँ राम मंदिर बनाया वहीं पर बीजेपी हार गई, तो तब गगन यादव को ऐसा क्या लगा कि जैसे युवाओं के बीच में या लोगों के बीच में धर्म की राजनीति नहीं चली? आपने चुनाव के टाइम पर देखा होगा, एक सोशल मीडिया पर भाजपा ने अपने ऑफिशियल पेजेस पे डाला था। हाँ। सपा नेता और अखिलेश यादव के करीबी गगन यादव ने एक बार फिर सपाई परंपरा के अनुसार राम भक्तों को अपमानित किया है, लेकिन ऐसे श्री राम विरोधियों को जनता माफ नहीं करेगी। ये भाजपा ने अपने ऑफिशियल पेजेस पर हर जगह डाला हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा साहब कि ऑफिशियल है भाजपा का। हाँ। ठीक है, हर जगह एक फेक नैरेटिव फैलाया गया था, लोगों को तोड़ने का काम, बांटने का काम तब भी किया गया था। ये 24 के चुनाव से पहले की बात है। और आप देखिएगा कि राम जी ने किसका साथ दिया या किसका नहीं दिया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा तो बहुत साथ दिया है। हमारा ऐसा साथ दिया है राम जी ने कि जो लोग हमें राम विरोधी कह रहे थे, राम जी ने उन्हें कह दिया कि बेटा ये कृष्ण जी वाले हैं, हाँ। इन्हें मत कहो राम विरोधी, नहीं तो मैं तुम्हारा विरोधी हो जाऊंगा। अच्छा, एक आपका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था जिसको लेके ये जो ट्वीट वगैरह हुआ और फिर राजनीति गरमाई थी। अखिलेश यादव जी के साथ आपकी फ़ोटो वायरल की जा रही थी, तो उसमें आखिर सच्चाई क्या थी? क्या गगन यादव जी कहना चाहते थे जब उन्होंने बोला था कि ये जो राम वाले हैं उनका, जो भी आपने बोला था? एक वीडियो आई थी लोकसभा चुनाव के टाइम पर, मैनपुरी में 7 तारीख को थी वोटिंग। तो उससे पहले डिम्पल भाभी का रोड शो था जिसमें अखिलेश भैया भी आए थे। उस हम उसी दिन कार्यक्रम करके मैनपुरी का हम लौटे थे फिर आगे, क्योंकि हम बैक टू बैक हर लोकसभा में अटेंडेंस लगा रहे थे। ठीक है, और कार्यक्रम कर रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ नहीं, हाँ। अपना अलग ही चल रहे हैं हम। ठीक है,
और वो लोग जानते हैं, ग्राउंड पे जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमने उस वक्त क्या किया है। तो उस वक्त महाराणा प्रताप चौक जो है वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने डिंपल भाभी को बाद में एक वीडियो आई थी जो गाली दी है उन्होंने, और अहीर समाज को भी गाली दी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था जय श्री राम और चौड़ी छाती वीरों की गाली देके अहीरों की, ये उन्होंने कहा और जय श्री राम का वो नारा दे रहे थे। तब मैंने कहा था, हमारी असली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है वो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद उसके जवाब में हमने कहा था कि ये देख लीजिए ये जय श्री राम वाले लोग ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर 7 के चुनाव के बाद। ऐसे लोगों का राम बाहर निकालने की बात करी थी हमने, जो लोग हमारे समाज की महिलाओं को गाली देने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। और मैं बहुत क्लियर हूं, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति में मैं कहां पहुंचता हूं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत कहां तक लिखी है राजनीति में, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर मेरे लोगों को किसी ने गाली दी तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूंगा। मैं सब कुछ छोड़ के मैं अपना ही दुश्मन बन जाऊंगा, अपने ही करियर का दुश्मन बन जाऊंगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कभी भी मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर पाऊंगा। राजनीति सेकेंडरी है मेरे लिए प्राइमरी सम्मान है जिसके लिए मैं चल रहा हूं। अच्छा, गगन यादव क्या हिंसा पर विश्वास रखते हैं? नॉट एट ऑल। मोहब्बत से आप ये जहां जीत सकते हैं। हाँ, बाकी तो मोहब्बत आपके हाथ पे दिख रही है। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा कि गगन यादव जी की जो भी राजनीति चल रही है या जो भी वो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वो किसके चाल ढाल, किसके नक्शे पे चल रहे हैं, कि कौन उनके विचारों में, ख्यालों में आता है कि ऐसे ऐसे काम करने हैं? और मतलब मेरा पूरा यही सवाल है कि किसके चाल नक्शे पे और कदम पे चल रहे हैं? हमारे पास नेताजी से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कोई, और उदाहरण हमारे पास है। बस उसी का ध्यान रखते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को एडमायर करते हुए हमारा संगठन, अगर आप देखेंगे इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके एक कॉलम होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का। ऑन डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन कर रखा है उस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के कॉलम में मुलायम सिंह यादव, ये नाम हमने लिख रखा है। तो वही हमारी इंस्पिरेशन है। मतलब उन्हीं के चाल नक्शे पे गगन यादव जी चल रहे हैं। देखिए, चलने का तरीका सबका अलग था। सबके जीवन का संघर्ष अलग था। तब अलग था, आज अलग है, आगे और अलग होगा। तो कहानी सबके सक्सेस की अलग रहेगी। कहानी सबकी किसी भी परिस्थिति से लड़ने की अलग रहेगी। तो कहानी अलग है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि एक आदमी उन दिनों लड़ा था जब राजनीति का राह भी हमें नहीं पता था। उस वक्त वो किन किन परिस्थितियों में लड़े होंगे, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम मोटिवेशन लेते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। जब वो लड़े थे तो हमें तो बल्कि उनसे और दुगना लड़ना चाहिए तब तक, क्योंकि हमारे पास तो एक उदाहरण है ना। आप किसी भी एक एथलीट को देखेंगे तो जो रिकॉर्ड बना होता है उस रिकॉर्ड को ही तोड़ता है जो अगला एथलीट, उसका नाम होता है। लेकिन उसके लिए ये नहीं होता कि वो छोटा एथलीट था, वो उसके लिए मोटिवेशन था, तभी जाकर उसने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा था। अगर वही एक बेंचमार्क सेट ना होता तो वो रिकॉर्ड ही किसका तोड़ता। तो हमें दिख रहा है कि वो हैं, तो हमें उस काम को उनसे दुगनी रफ्तार तक लेके जाना है। तभी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना जो छूट गया था अब उसे हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कुछ युवा हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, और गगन यादव जी से बस यही सवाल रहेगा कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पुस्तकें पढ़ें या जिससे उन लोगों की जो थिंकिंग है वो ब्रॉड लेवल पे जाए और पॉलिटिक्स में काफ़ी तेज बने, क्योंकि हमारे देश का यूथ ही कल का नेता बनता है, कल का प्रधानमंत्री बनता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ
मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैं बहुत सरल बात आपको बताना चाहूँगा, ज़मीन पर निकल जाओ और एक भाव के साथ निकल जाओ। जो आपको दुखियारा दिखे ना, उसका सहारा बन जाओ, ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा और वही आपकी कहानी बना देगा। और जब संघर्ष के रास्तों पर आप चलेंगे और आप ही अपनी कहानी बताएंगे तो उस कहानी को लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसकी तरह कोई अगर सड़क पर निकल गया होता तो शायद उसकी भी कहानी बन जाती। तो पढ़ने की ज़रूरत आपको सिर्फ इसलिए है कि लोगों की कहानी से आप मोटिवेट हों, लेकिन अगर आप खुद से ही इतना मोटिवेट हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन लड़ें ज़रूर। बाकी गगन यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टैटू वगैरह का आपको शौक है क्या? कुछ क्या चीज़ बनी हुई ये है माँ आपकी? है। अच्छा, ये माँ अपने बच्चे को किस कर रही है। अच्छा, और इस साइड क्या बन? ये लेस्ट वी फॉरगेट, ये सोल्जर्स हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनकी शैडो है। और ये क्या लिखा हुआ है? लेस्ट वी फॉरगेट एक बुक आई थी कैप्टन अमरिंदर गिल की, जिसमें उन्होंने 1948, 62, 65 की वॉर का जिक्र किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है दैट वी शुड रिमेंबर द सेक्रीफाइस गिव बाय आवर इंडियन आर्मी सोल्जर्स। तो उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम तब इंडियन आर्मी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो लड़ाइयाँ मिटी नहीं है, वो जहन में है। ये 2017 के बने हुए टैटू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय, क्योंकि आप तो लगातार, अभी हम बता दें आपको, रात के 12:30 या 1 बज रहा है शायद, 1 बज रहे हैं, 1 बज रहा है रात में। कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है जो आपने इतना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। ऐसे ही आप आगे बढ़ें और जो भी मुद्दे अगर हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन्हें पहुंचाने का आप अपने इस सोशल मीडिया, इस मीडिया चैनल के माध्यम से करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप लोग सच्चाई के साथ देखते रहिए डैनी सिंह यादव को, और हम दिखाते रहेंगे, वहां पर भी पहुंचेंगे जहां पर बिखी हुई मीडिया शायद ना पहुंचे। बाकी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।